बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बामुकाबला पार्लियामान। सवाल यह है कि कल आइन जीतेगा या फिर अना जीतेगी। बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली के अंदर जो तकरीर की उसमें टाइगर फोर्स का ये लफ्ज आखिर उन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया, ये भी जानेंगे आमिर साहब से कि तौहीन अदालत क्या तौहीन पार्लियामेंट की बहस में इस आइन की बेतौकीगी का जिम्मेदार आखिर कौन है। अगले 12 घंटे निहायत अहमियत के हामिल हैं। अदालत की आईनी तलवार है, फैसले की शक्ल में क्या होगा? क्या ये तलवार वजीर आजम पर गिरेगी या पूरी कैबिनेट को ले उड़ेगी? इस पे बात करने के लिए आमिर साहब आपकी तरफ मेरा पहला सवाल यही है। 12 घंटे हैं आमिर साहब, एक तरफ आइन के अलंबरदार हैं, दूसरी तरफ आइनी इदारा है। जीत किसकी होगी और शिकस्त किसको मिलेगी? पहले तो ये पता नहीं 12 घंटे हैं या 24 घंटे हैं, ये टाइम का तयन करना ज़रा अभी कबले वक्त होगा। नहीं, 11:30 बजे है, मगर इसका अभी तरीक़ाकार क्या होता है कि पहले वो इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं, फिर एक और मौका देते हैं, 1-2 दिन लग जाएंगे। ये एक थोड़ी सी बहस है कि मगर अदालत अपना फैसला दे चुकी भी है। उन्होंने जब ये वजारत दफ़ा की तरफ से आया था ख़त कि जी एक दिन इलेक्शन करवा रहे, तो उनका जी फैसला अब देर होगी, फैसला हम दे चुके हैं। तो ये इस वक्त जो वहाँ बहस चल रही है, अदालत के अंदर केस है, वो अमल दरामद का है कि अमलदारी उसके ऊपर कैसे करवानी है। ये अब ये फैसला पहले का आ चुका हुआ है, ये फैसले वाली कोई बहस नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो कल तक बढ़के मारी जा रही थी कि अब तो क्या 14 मई तो क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, बड़े बड़े जो है इवन हमारे साफी भाई भी सारे कह रहे थे कि जनाब 14 मई को नहीं होंगे, और जो है बेताशा ये बढ़ के मारी जा रही थी। तो अब आज एकदम से ना आपने देखा ये नेशनल असम्बली के अंदर एकदम से पैनिक है, एक हवास बाख्ता हुए हुए सारे, और वो बहुत ज़्यादा तकरीरें देखे ना, वो बालों को झटका मार के अभी दिखाए व्हाट इलेक्शन, क्या फ़र्क पड़ता है अगर 3-4 माह बाद इलेक्शन हो जाएंगे। भाई साहब, आइन बहुत बड़ी चीज़ है, अब फ़र्क पड़ता है, आइन की वायलेशन होती है तो उनके लिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और बाकी मैं देख रहा था कि डार साहब कह रहे हैं कि जी जनाब ये 63A की नई तशरीह ने खराबियों को जन्म दिया। वैसे मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि 63A की जो ये बार बार बात करते हैं उस वक्त हाँ मेरा ख्याल है ये उनके वोट ना गिनना वो एक गलत फैसला था, शायद रिव्यू होगा। मगर जब असम्बली की तहलील हुई उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने 186 वोट लिए थे और वो बाई इलेक्शन में जीत के पीटीआई के लोग आए थे, उनके ज़रिए जीत के आए थे, तो वो उसमें उनके मैंडेट का कोई इशू नहीं था। हाँ ये फैसले के मुतालिक होता है। साथ में कि जी मर्दमशुमारी के बाद हल्कियाँ बंद नहीं होंगी तो फिर इलेक्शन होंगे। क्या होगा अगर इलेक्शन नहीं होगी? ये बिलावल साहब ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने ये सद तक गए। एक तो वो आपने जिक्र किया कि टाइगर फोर्स कह दिया, इशारतन ज़ाहिर है, मुझसे क्या पूछो, सबको पता है किसके लिए टाइगर फोर्स कह रहे हैं, अदालत के लिए। पर ये दिन कभी ना कभी ये आगे चीज़ें ये वाली आएंगी, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। और दूसरा, अदलिया को आइन के हवाले से कुछ गलत फहमी है तो पीपल्स पार्टी अपनी कमेटी उन्हें समझाने के लिए भेज सकती है। रज़ा रब्बानी साहब का नाम है ये उन्होंने कहा है कि भिजवा देते हैं जजों को, जरा आइन सिखाते हैं, आइन उगता क्या है ये बिलावल साहब समझाएंगे उनको। साथ में कि जी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के इस्तेहकाक मजरू किया है, ये वही 4-3 बहस और ब्ला 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 घूम फिर के उन्होंने सोल्यूशन आज 2 निकाले। एक उन्होंने निकाला है कि जी पार्लियामेंट जो है ना नेशनल असम्बली की तरफ से एक और जो है करारदाद पास करके खत लिखा जाएगा, लिख दिया गया 5 सफ़ात। खत की करारदाद की कोई वैल्यू नहीं है कि जितना मर्जी करें सुप्रीम कोर्ट के, उसमें कोई मैंडेटरी नहीं, कोई वैल्यू नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एक बड़ा मज़ाक़ खेज़ जो एक आज बात तजवीज़ आई है वो आई है कि जी प्रिविलेज कमेटी में 3 मेंबर बेंच को बुला लिया जाएगा। अब इसमें बंदा हंसे ना तो क्या करे, ये बच्चे को भी अब तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे आईनी बहस होती है कि जो डिस्कशन याद हो गई है। ये आर्टिकल 68 जो है इसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा है, नो डिस्कशन शैल टेक प्लेस इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द कंडक्ट ऑफ एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ऑफ अ हाई कोर्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। हर भी ड्यूटी आना चाहिए था। खैर बहरहाल आप जजेस के कॉन्डक्ट को पार्लियामेंट नहीं डिस्कस कर सकती
तो उसकी ये एक ज़ेली कमेटी जो कि प्रिविलेज इस्तेहकाक कमेटी, वो कैसे डिस्कस कर सकती है? वो 1 सेकंड के अंदर जो है जब उनको बुलाया जाएगा वो कंटेम्प्ट का नोटिस भी इशू कर सकते हैं, उसको फाड़ के तो 1 मिनट में फेंक ही देंगे रद्दी की टोकरी में। मगर ये शॉर्ट ऑफ आइडियाज़ अब हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये क्या करना है। कि ये जो बहस अभी छेड़ी जा रही है कि एक दिन करवाने वाला, मुझे याद है PTI वाले बड़े अरसे से इनसे कह रहे थे कि जनाब ये 1 दिन वाला इकट्ठा कर लें, मिलके कर लें। अब जो ये 1 दिन की वाली बात कर रहे हैं वो उस वक्त गुंजाइश वो निकाल रहे थे कि 2-3 महीने हम आगे चले जाते हैं, 2-3 महीने आप आ जाएं, इकट्ठे बैठ के कर लें। एक दूसरा ये है कि इनका जो बार बार एक ये जो पंचायती की भी आज ऑलमोस्ट क्लैरिफिकेशन आ गई है कि जो वो ये समान अकरम राजा साहब ने आज क्लैरिफाई किया है कि वो PTI के वकील हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जब हमने कहा था PTI की तरफ से, तो हमने कहा था कि अगर कोई आपस में इत्तेफाक करना है पॉलिटिशियंस ने तो आईनी तरमीम कर लेते हैं कि 90 दिन के अलावा कुछ करना है। अमल तो यही उस सूरत में आईनी तरमीम का इत्तेफाक की बात हुई थी। ये नहीं है कि आपस में इत्तेफाक हो गया है तो वो ओवरराइड करेगा आइन को। आइन को नहीं ओवरराइड कर सकता। आइन के अंदर 90 दिन है और जो डिले 1 महीने की गई है वो नाफरमानी की वजह से की गई है। वो उसको दरगुजर करके सुप्रीम कोर्ट ने ये 1 महीना आगे किस्तों में 2 दफ़ा किया है। वो इस वजह से नहीं है कि और खुशी से नहीं किया, और ये एक्सेप्शनल एक केस सिचुएशन है, ये एक जनरल वो नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल आप कुछ नहीं, अभी कुछ देर में आएंगे हमारे साथ असद उमर साहब। आपने ये जो इस्तेहकाक कमेटी की बात की, अभी मैं एतजाज़ अहसन साहब को भी देख रही थी, वो ये बात कर रहे हैं आमिर साहब के, आपने जैसे कहा कि उनका ये राइट नहीं है कि वो जजेस को बुला सके, लेकिन अगर एतजाज़ साहब ने कहा अगर वो बुला लेती है कमेटी तो इसके नताइज बड़े भयानक होंगे। असद उमर साहब गालिबन हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मजीद असद उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देखने का कि ये जो पटारी में से आज नेशनल असम्बली ने 2 चीज़ें निकाली हैं। एक उन्होंने ख़त निकाला कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को ये भेजेंगे, और दूसरा उन्होंने जो है ये कहा है कि जनाब हम 3 जजेस को प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे और वहाँ उनको समझाएंगे कि क्या असम्बली की ताकत होती है। जिस अंग्रेजी में इसको कहते हैं आमिर मतीन स्मोक स्क्रीन क्रिएट करना, या उर्दू में अगर आप कहें कि आंखों में धूल झोंकने की वाली कोशिश हो रही है। ये सारा शोर गड़गड़ाहट ये सब इसलिए हो रही है कि सीधा सीधा आइन तोड़ा जा रहा है। इस वक्त आइन से बगावत की जा रही है और उस आइन की बगावत से नज़रें हटा के ये कोशिश ये कर रहे हैं कि दबाव पैदा करने और सुप्रीम कोर्ट को दबाव में ला के हम आइन तोड़ने के अंदर कामयाब हो जाएं। पहली बात तो उम्मीद है, जाहिर है पाकिस्तानियों का ये यकीन है और ये उनका हक है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन के लिए खड़ी होगी और जो भी उन्होंने फैसले करने वो आइन के मुताबिक करने हैं। तो ये ख़त लिखें, तो करारदादें पास करें या धुआंधार तकरीरें करें, उसका ना आइन से कोई ताल्लुक है ना कानून से कोई ताल्लुक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये इतनी इन्होंने आज वो कहा कि आइन में पार्लियामान की बालादस्ती, बिल्कुल दुरुस्त बात है। पार्लियामान की बालादस्ती इस हद तक ज़रूर है कि आइन जो है वो बनाने का हक सिर्फ पार्लियामान को है और मुंतखब नुमाइंदों ने ये आइन बनाया हुआ है जिसके ऊपर आज पाकिस्तान चल रहा है। और उस आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो असेंबली तहलील अगर कर दी जाए तो उसके बाद 90 दिन के अंदर कराना है। तो सारी तो जंगी आइन की बालादस्ती के लिए है और ये पार्लियामान ने ही बनाया था आइन। ये कहीं से ना किसी ने फौज ने बना के भेजा था, ना आमिर मतीन का लिखा हुआ है, ना किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का लिखा हुआ है। ये पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों का लिखा हुआ आइन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मगर ये जो कल तक बहुत ज़्यादा बड़के मारी जा रही थी और मीडिया में भी जनरली एक बयानिया सा बन गया था, जिससे भी पूछें सारे टॉक शोज़ में कि जी मुझे कोई 14 मई को इलेक्शन नहीं नज़र आते। ये ओवरनाइट एकदम से ये पता नहीं क्या हुआ है कि आज पैनिक नज़र आ रहा था बाकायदा असम्बली में कि कल का एकदम याद आ गया कि कल को एक फ़ैसला होने वाला है। तो एकदम से ये तब्दीली क्यों आ गई है रातों रात इनको? पता नहीं, शायद इनको को उम्मीद थी कि जो ईद की छुट्टियां हैं उसके अंदर कोई दबाव डाला जाएगा और उस दबाव के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ जाएगा और इनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा, इनके आइन के इनराफ करने के अंदर मावनत के लिए तैयार हो जाएगा। तो वो लगता है कि वहाँ से कुछ नहीं मिला, दाल नहीं गली। तो अब जो है ये पैनिक शुरू हुआ हुआ यहाँ पर। और ये मुझे मरियम नवाज़ की तो स्ट्रैटेजी समझ में आती है, फजल रहमान की स्ट्रैटेजी समझ में आती है
और एक हद तक जरदारी साहब की भी स्ट्रैटेजी नजर समझ में आती है कि वो ये कह रहे हैं कि हम शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की नहीं समझ में आ रही स्ट्रैटेजी कि उनका क्या प्लान है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा नजर आ रहा है कि उनकी कुर्बानी के लिए तैयारी कर दी गई है। नहीं, आज वो भी, उनको भी समझ मेरा ख्याल आ गई, आज वो भी बहुत ज़्यादा आवाज़ बाख्ता थे, क्योंकि मेरा ख्याल है, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि पहले वजारत दफ़ा की तरफ से ये तजवीज़ देना सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब एक दिन के लिए इलेक्शन करवाए जाएँ, जिसके अदालत ने जवाब दिया कि बात आगे जा चुकी, फैसला तो आ चुका हुआ है। अब जो ISPR की तरफ से लेटेस्ट वो आया कि जी हमारा पॉलिटिकल हैं दोबारा, और उसके बाद जिन पे वो तकिया कर रहे थे वो गेट नंबर 4 को ताला लगाकर चीन चले गए हैं, तो शायद उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को भी कुछ थोड़ा सा आज वो उनको भी समझ आनी शुरू हो गई कि मेरे साथ शायद हाथ हो गया है। अच्छा, आमिर, मुझे जो है ना मुफ्त के मशवरे देने का बड़ा शौक है, तो शहबाज शरीफ साहब को मैं मुफ्त का मशवरा देता हूँ कि ये आपकी कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इनको बोले कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले क्यों जाते हैं, काबीना की मीटिंग बुलाएं, काबीना की मीटिंग के अंदर ये जो चाहते हैं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट की डिफेंस करें, उसकी करारदाद पास कराएं, ताकि कल सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे वो सिर्फ वजीर आजम के ऊपर ना लगे, पूरी काबीना के ऊपर लगे, एक ही गो के अंदर सारे फारिग हो जाएं। तो ये मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब अगर ये खेल कर लें तो ये जो लोग उनकी कुर्बानी देना चाहते हैं PDM के अंदर से, वो फिर शायद जो है वो बात मानने पर तैयार हो जाएं। नहीं, असद पहले ही इस बात का इम्कान तो है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो पार्लियामेंट को भेजा गया था ये डिसीजन कि जनाब आप फैसला करें, तो काबीना ने पास करके दिया था, तो इस बात का इम्कान हो सकता है कि शहबाज शरीफ के साथ साथ पूरी काबीना की बली चढ़ जाए। मुझे दो एक वज़ीर हमारे दोस्त मिले, वो बड़े परेशान थे, उन्होंने कहा यार ये खुद तो मर रहे हैं, हमें मरवा रहे हैं, तो वो बल्कि अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं कि काबीना से दोबारा कर लें। देखिए, इसे सारा जो तमाशा हो रहा है ना, मैं दूसरा इसका पहलू आपको बताऊं कि एक और वजह है वहाँ पे परेशानी फैलने की, और मुझे पता है कि इस वक्त कम से कम कोई थोड़े संजीदा जहन वहाँ पे जो हैं उनको भी ये परेशानी शुरू हो गई है। मैंने कोई 3-4 महीने पहले आमिर ट्वीटें करनी शुरू की, टीवी प्रोग्राम से बोलना शुरू किया, आइन खतरे में, आइन खतरे में। वो आइन खतरे में आया, आइन अब तोड़ा जा चुका है। अब ये मुस्तकबिल की बात नहीं रही है, आइन तोड़ा जा चुका है, आइन से इनराफ हो चुका है। इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान को मावरा आइन चलाया जा रहा है, तो जब आइन ही कोई नहीं है, तो फिर ये कौन सी मुंतखब हुकूमतें और कौन से वजीर आजम, तो कौन सी काबीना, तो कौन सी पार्लियामान, फिर जब आइन नहीं है तो फिर तो ताकत की हुक्मरानी है। तो जिसके पास भी ताकत है, अगर उसको कल उसको दिल किया, उन्होंने कहा कि जी ये क्यों बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने कान से पकड़ के उनको उठा के बाहर फेंकना है। आगे से इनके जवाब, आइन नहीं होगा, इनके दिफा के लिए ना आइन होगा, ना कानून होगा, ना कोई चीज होगी। तो ये तो खुद अपने आप को इतनी खतरनाक पोजीशन के अंदर डालते चले जा रहे हैं इमरान खान के खौफ के अंदर। इमरान खान ने तो अगला इलेक्शन जीतना है, उसमें तो कोई शक नहीं है, अगला इलेक्शन इमरान खान का है। आप मई में करा दें, जून में करा दें, जुलाई में करा दें, अगला इलेक्शन इमरान खान का है। लेकिन बचोगे तो आगे सियासत करोगे ना। मुझे तो लगता है कि ये खुदकुशी करने के ऊपर उतर आए हैं। नहीं, आज इसाक डार साहब ने जो कंसिस्टेंट ये तो कहा जा रहा था, मगर आज ज़्यादा गुस्से में आके बाल झटक के उन्होंने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर 3-4 माह आगे चले जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाती। तो ये जो एक दिन इलेक्शन करवाने का ये कहा जा रहा है, उसके पीछे एक ज़रा एक आर्गूमेंट भी है, संजीदा बात की जाए कि एक बहरहाल वो जिसकी गलती से भी हुआ, इनकी गलती कैसे हुआ, आपकी चालाकी की वजह से हुआ कि उस वक्त जब नेशनल असम्बली के अगर अपने टाइम पे इलेक्शन होते हैं, लेट से कि अक्टूबर-नवंबर में, तो वहाँ पे सूबों के अंदर आपकी हुकूमत होगी जो कि न्यूट्रल गवर्नमेंट नहीं होगी। ये आर्ग्यूमेंट को आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए, ये संजीदा बात नहीं है। अगर वाकई में ये सिर्फ मसला उनका होता ना, तो इसके हल के लिए तो एक से ज्यादा दफा मौका मिल चुका है। जब ये केस पहली दफा सुना जा रहा था, उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये सवाल पूछा पॉलिटिकल पार्टी से कि ये बताएं कि क्या आप साथ बैठ के बातचीत करके को तारीख के ऊपर कि सारे पाकिस्तान में एक ही दिन इलेक्शन हो जाए करने को तैयार है? तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया हाँ, और हुकूमत ने जवाब ही नहीं दिया। फिर जब दोबारा ये शुरू हुआ केस, जब ये
अपनी कंटेम्प्ट तो नहीं, लेकिन जब पिटीशन फाइल की गई कि अमल दरामद नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर जब दोबारा हियरिंग शुरू हुई, उस हियरिंग के अंदर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खास तौर पे बेंच ने ये सवाल पूछा, तहरीक इंसाफ ने फिर मस्बत में जवाब दिया, हुकूमत की तरफ से फिर जवाब नहीं आया। फिर जब आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप या डायलॉग की तरफ जाके कोई मुज़ाकरात से निकालेंगे, वरना जो है हमने आइन की अमल दरामद कराना है और 14 मई को इलेक्शन कराना है। तो आपको अगर याद हो कि सुबह के वक्त सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, 4 बजे तक का टाइम दिया गया कि आप इस बात का जवाब लेके आए कि क्या आप बातचीत करने को तैयार है। तहरीक इंसाफ फिर वहां पे मौजूद थी 4 बजे और ये कह रही थी कि जी हाँ, हम बातचीत करने को तैयार हैं। हुकूमत ने फिर जवाब नहीं दिया। अगर वाकई में ये मसला होता तो एक दफा नहीं, बार बार इनको ये मौका मिलता रहा है। ये उनके पास कल सुबह भी मौका है, कल सुबह जाके अगर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जवाब करा दे, जवाब की हाँ ठीक है जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं 1 तारीख के ऊपर, तो शायद ये इससे बच सके। तो इसलिए मसला 1 दिन का इलेक्शन या 2 दिन के इलेक्शन का नहीं है, मसला मई का या अक्टूबर का नहीं है। मसला ये है, ना मसला ये है कि नोट नहीं है, ना मसला ये है कि सिक्योरिटी एहलकार नहीं है, मसला ये वोट नहीं है। ये कह रहे हैं इमरान खान के साथ मुकाबले के लिए हमारे पास वोट नहीं है, इसलिए जो मर्जी करना पड़े, चाहे आइन तोड़ना पड़े, हमने इलेक्शन नहीं कराना। वैसे आपने ये आपके कुछ चौधरी फवाद जैसे लोग और लोग, इवन इमरान खान का मेरा ख्याल ये बयान आया है कि अब वो बातचीत वाला टाइम गुजर चुका है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी अगर आज वो सुप्रीम कोर्ट में कह दें बातचीत करें तो आप तैयार हो सकते हैं, पर इस बातचीत का ये जो पंचायती फैसले का मसला है, इसका मतलब क्या है? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं कि बस आपस में इत्तेफाक हो जाए तो 90 दिन की जो आइनी शिक है वो दूर हो जाएगी? नहीं जी, ये बिल्कुल हम वजाहत कर चुके हैं। और पहली बात ये है कि हम इंतजार में नहीं बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया था। हम सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फैसलों की कदर करते हैं, उनके फैसलों को मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके कासिम सूरी की रूलिंग को फारिग कर दिया था और पीडीएम की हुकूमत उस फैसले के नतीजे में आई थी, तो हमने तो वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का मान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख तक का टाइम दिया था, हमारे ख्याल में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 27 तक उनको टाइम दिया है, तो ठीक है 27 को वो जवाब आके दे देंगे। लेकिन अगर ये वाजे जैसे होता चला जा रहा है, आज जो असेंबली के अंदर तकारीर हुई हैं, जो सारी पोजीशन वो ले रहे हैं, तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा दिया हम तो आइन तोड़ दिया है, अब हमने जब आइन तोड़ ही दिया है तो अब तो जो मर्जी करना है कर लो। तो फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, एक फैसला वो होना है, और दूसरा अगर आइन तोड़ा जा रहा है तो उस आइन का दिफा किसने करना है? तो उसका जवाब तो बड़ा सादा सा है कि इस आइन का फायदा किसको है? पाकिस्तान के अवाम, आपके, मेरे, पाकिस्तान की जो नाजरीन देख रहे हैं, इनके तमाम हुकूक जो है वो उसी आइन से आते हैं। तो इस आइन का तो फायदा हमें है। इस आइन का अगर फायदा हमें है तो फिर इस आइन का दिफा भी हमने करना है। और पाकिस्तान के अवाम जो है, मुझे यकीन है, अपने आइन के दिफा के लिए, अपने आइनी हुकूक के दिफा के लिए खड़े भी होंगे, पब्लिक मोबिलाइजेशन भी होगी और आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान खड़ा हुआ है अपने आइनी हुकूक के लिए। अच्छा, वो आपकी बात से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि जो इत्तफाक की बात की जाती है उसका मतलब ये था कि अगर आपस में मिल बैठ के आइनी तरमीम कर ली जाए तो उसके लिए आप राज़ी थे। अभी आपने बात की कि ख़त की जो तकारीर वहाँ पे असम्बली में हुई तो ख़त का जिक्र था, अब ख़त के मंदरजात भी आगे, मैं थोड़े से 2-3 इसके जुमले आपको पढ़ता हूँ, फिर आप इस पर कमेंट कीजिएगा। कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के बाद हालिया फैसलों को कौमी असम्बली के आइनी इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दे दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त में आइन के आर्टिकल 73, 79, 85, ये तो टेक्निकल हो जाएगा, नाज़रीन को क्या उस डिटेल में जाना। ख़त में स्पीकर ने 3 रुकनी बेंच के फैसले पर तवज़ात का इजहार किया। बार बार फंड जारी करने के अहकामात महाज आराई का सबब बन रहे हैं। ये मेन इसके हाईलाइट्स हैं ख़त की। आप ज़रा इस पर कमेंट करना चाहें अगर? ठीक है, मैं वो जैसे बोला ना, एलानिया बगावत है इस वक्त, आइन तोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। वो सिर्फ बातचीत ढकी छुपी नहीं है, उन्होंने एलानिया बगावत कर दिया। उन्होंने कहा हमने आइन तोड़ लिया, जो करना है कर लो। ये बुनियादी तौर पे आसान अवामी जुबान के अंदर ये है आज की जो तकारीर हुई है और जो खत लिखा गया है। तो जैसे मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, उन्होंने क्या करना है इस चैलेंज का कि हम आइन तोड़ेंगे, तुमने करना है जो कर लो। इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट ने भी करना है और इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने भी करना है। तो इसका फिर क्या जवाब दिया जाए? उनकी तो बिल्कुल वाज़ेह है। आप जो पहले बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने ये पहली दफ़ा मैंने ये कहा था कि
अगर हमारी और अपोजिशन की या पीडीएम के दरमियान जो है, हुकूमत के दरमियान जो है, मुज़ाकरात के ज़रिए एक तारीख तय भी पा जाती है, तो हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है कि हम आइन से बालतर होकर फैसला कर लें। जो भी हमने फैसला करना है हम बदे में, हमने आइन के अंदर रह के करना है। और इसलिए अगर 14 मई से कोई तारीख 21 मई पे जाती है या 28 मई पे जाती है या 15 जून पे जाती है, वो तारीख जो है उसको एक ही वाहिद रास्ता है उस तारीख के कानूनी होने का, और वो ये है कि आईनी तरमीम की जाए, एक दफा वन टाइम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाए। इस वक्त जो असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए वो तमाम लोग भी मिल जाएं तो वो आईनी तरमीम नहीं कर सकते। इसलिए जो तहरीके इंसाफ के MNAs हैं उनको असेंबली में जाना पड़ेगा उस आईनी तरमीम के लिए। आईनी तरमीम हो, अगर मुज़ाकरात हो गए, तारीख पे फैसला हो गया, लेकिन ये सब मफरूज़ा है क्योंकि इस वक्त तो वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास, हमारे ख्याल में डंडा हमारे पास है, इसलिए नहीं मानते आइन को और तोड़ेंगे आइन को और देखते हैं कोई क्या करता है हमारे लिए। तो इस वक्त तो कोई मुज़ाकरात का कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। कल जो फैसला अदालत में आएगा वो तो जो नाफरमानी होने जा रही है और होती जा रही है कि जनाब आपको पैसे नहीं देने और फोर्सेस नहीं देनी, जो पहले नाफरमानी हो चुकी हुई है कि जिस तरह एक महीने तक पिंग पोंग होता रहा गवर्नरों के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान, और इलेक्शन कमीशन ने भी डेट भी बदल दी, तो उसको बाकायदा वो एक्चुअली ये बहाना बनाया जा रहा है कि जनाब 1 महीने के लिए डिले हो सकती है तो 3 महीने के लिए क्यों नहीं हो सकती। उस नाफरमानी जो पहले हो चुकी है उस पे सुप्रीम कोर्ट बड़ी लीनियंट रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को इस बहरान से निकाला जा सके, और उन्होंने जो पहली तारीख थी 14 अप्रैल बन रही थी, जो भी तारीख थी, उससे जब वो 30 अप्रैल पर लेके गए थे वो एक बहुत बड़ा कंसेशन दिया था। और सच्ची बात यह है कि कोई आइनी माहिरीन का सवाल ये था, का ख्याल ये था कि शायद सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार भी नहीं था कि वो जो उन्होंने लीवे दिया, लेकिन उन्होंने दे दिया, उन्होंने फैसला कर लिया, फैसला उनका हम कबूल करते हैं। लेकिन उसको जवाज बनाकर बड़ा वो वाज़ेह है इसके अंदर, आइन के अंदर, मैं टेक्निकल डिटेल के अंदर नहीं जाना चाहता, बट ये बिल्कुल आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर आइन की किसी चीज़ के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो वो जवाज नहीं बनाया जा सकता आइंदा अमल दरामद ना करने का। तो एक्सक्यूज कोई नहीं है, वो ये नहीं हो सकता कि अच्छा ठीक है जी पहले भी तो नहीं हुआ था तो अब भी नहीं करेंगे। ये बिल्कुल आइन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई आइनी शक की खिलाफ वर्जी की गई है तो वो जवाज नहीं बन सकता मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जी का। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर तो वो जवाज जो है वो बड़ा क्रेडिबल है, जैसा कि माजी में होता रहा, 1988 में हुआ और उसके बाद 2008 में हुआ, तो वो तो समझ आता है। जो बदनीति के बेस के ऊपर नाफरमानी की जाए और वो आइन की पामाली की जाए उसका एक नोट डिफरेंट है। पर मैं सवाल इस पे करना चाहता हूँ आपसे कि ये अभी आपने कहा कि ये आइनी इत्तेफाक करने की ज़रूरत थी तो आप लोगों को असम्बलियों में जाने की दोबारा जाना पड़ना था, तो अभी ये इस्तीफ़े जो आपने लोगों ने दिए, हम सब का मानना था कि ये गलती है, पिछली दफ़ा भी गलती थी, इस दफ़ा भी गलती है, तो उसके बावजूद ये जो आज 9 लोग जाके बैठे हुए और उनको नहीं घुसने दिया गया, तो ये इसकी ये शर्मिंदगी पार्टी के लिए करवाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा, ये शर्मिंदगी पार्टी के लिए, ये शर्मिंदगी सहवान के लिए, और सहवान के अंदर जो जमहूरियत के नाम के ऊपर दोहरा मेयार और ये दोगलापन किया जाता है उसको उन्होंने बेनकाब किया है मेरे ख्याल में। तो देखिए, इसका तरीक़ेकार ये था कि जब वापस ये केस कोर्ट के अंदर गया तो क्योंकि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मेंबरान थे उनका केस पेशावर हाई कोर्ट में गया, इस्लामाबाद वालों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, पंजाब वालों का लाहौर हाई कोर्ट में, और सिंध वालों का सिंध हाई कोर्ट के अंदर आया। वहाँ पर जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया, उस हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमारे वकला का ये मानना था कि वहाँ पर उनकी मेंबरशिप जो है वो रिस्टोर हो चुकी है और इसलिए उनका आईनी हक बनता है, कानूनी हक बनता है असेंबली का सेशन अटेंड करने के लिए। इसलिए वो अटेंड करने के लिए गए थे सेशन। ये वही लोग हैं जो महीनों तकरीरें करते रहे कि सड़कों पे क्यों हैं, असेंबली के अंदर आके क्यों नहीं बात करते। ये वही लोग हैं जो आज दरवाजे बंद करके बैठे हुए, जिस वक्त वो इस्तीफे वापस लेने के लिए गए थे तो असेंबली के दरवाजे बंद करके स्पीकर और अमला पूरा वहां से गायब हो गया था। ये
वही लोग हैं जो कहते थे कि अगर पहले इलेक्शन करना है तो आप अपनी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां क्यों नहीं तोड़ते। तो इनका जो दौरा मेयार है, इनका जो दोगलापन है, उसको बेनकाब करना मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि इनका असद आपका, मैं जाती, आप बड़ा इंडिपेंडेंट व्यू कई दफ़ा रखते हैं, तो वो आपका जाती व्यू चाह रहा हूँ कि ये जो फैसला पिछली दफ़ा भी इस दफ़ा भी किया गया इस्तीफ़ों का, कि आप लोगों ने, और इमरान खान साहब 3 दफ़ा इलेक्ट हुए हैं, एक दफ़ा भी 2002 में भी वो असम्बली में कभी गए ही नहीं थे, कि सिर्फ गवर्नमेंट में आएंगे तो आप वहाँ पे बैठेंगे, आप इसको बेहतर रवैया समझते हैं? देखें, दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक तो असम्बली के ऊपर रहना चाहिए था या नहीं रहना चाहिए था, वो एक मुश्तरका फ़ैसला हुआ, और मैं यकीन रखता हूँ इस बात के अंदर कि जब फैसला हो रहा हो पार्टी के अंदर तो आपको खुल के अपना नुक्ता नज़र देना चाहिए। जब फैसला हो गया तो वो आपका अपना, आपका नुक्ता नज़र उस वक्त डिफरेंट था। क्या आपका नुक्ता नज़र डिफरेंट था कि हमें इस्तीफा नहीं देना चाहिए? लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि वो जिस वक्त एक दफा हो गया ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं बाहर आके कह सकते लेकिन मैं तो ये चाहता था। फिर अगर आपने फैसला किया तो ऑन करेंगे आप, कोई फैसला आपकी मशवरे के मुताबिक होता, कोई नहीं होता, तो उस पर तो मैं नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन उमूमी तौर पर मैं ये जरूर यकीन रखता हूं कि पाकिस्तान के असेंबली का जो फोरम है उसको फाल करना, उसकी अहमियत को बढ़ाना पाकिस्तान की जमहूरियत की बेहतरी के लिए है, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए है। और अगर उसके अंदर हमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है प्रोसीजर्स वगैरह के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं बड़ा स्ट्रांगली यकीन रखता हूं कि जो उसकी कमेटी सिस्टम है उसकी फंडिंग भी इंप्रूव करनी चाहिए, उसके अंदर रिसर्च सपोर्ट भी होनी चाहिए। तो असेंबली को फाल बनाना जो है, अगर आप वाकई चाहते हैं, यकीन रखते हैं जमहूरियत के अंदर, तो एक फाल असेंबली जहां पर वाकई में मुल्क के फैसले हो रहे हों और जहां पर हकीकी तौर पे एक ओवरसाइट हो हुकूमत, चाहे किसी की, चाहे हमारी हुकूमत हो या किसी और की हो, वहां से ओवरसाइट प्रोवाइड की जा रहा हो, वो एक जमहूरियत का एक अहम नुक्ता है और जितना उसमें काम किया जाए उतनी अच्छी चीज़। वो हमें तो बिल्कुल आप ये समझा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तालीम हमारी इससे हो रही है। मतलब इमरान खान को भी अगर आप ये समझा सकें कि वो भी कभी कमेटियों में बैठे होते तो उनको ये सिस्टम का बेहतर पता चलता, वो कभी बैठे ही नहीं कमेटियों का, तो काफ़ी सारी गलतियाँ। मगर बहरहाल मैं ये नहीं पूछना चाह रहा था, सवाल मेरा ये है कि सारा जोर पंजाब की असम्बली पे है, KP की हम समझते हैं कि वो हाई कोर्ट में लटका हुआ है, मगर वहाँ उसका जिक्र ही नहीं हो रहा। सर वैसे कमाल में अदलिया है, अब एहतियात से बात करनी चाहिए, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है कि जिस तरीके से पहले भी केस सुना गया, वो लटकता रहा, वो तारीख़, हालांकि पंजाब के अंदर तो फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सवाल ज़रूर खड़ा हुआ था कि जो फैसला किया गया है वो फैसला जो है वो गवर्नर की मर्ज़ी से नहीं किया गया, और वो 48 घंटे टाइम गुजरने के बाद वो फैसला हुआ है तहलील करने का। तो वहाँ पर एक सवाल ज़रूर था। यहाँ पे तो कुछ भी, कोई सवाल ही नहीं है, और वो पहले भी वो चलता रहा केस, उसके ऊपर कोई फैसला ही नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया, उन्होंने कहा यार अब तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया। अब दोबारा वहाँ पे पिटिशन फाइल की हुई है और फिर उसको केस को जो है बड़ी लंबी लंबी तारीखें मिल रही हैं। मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का जो एक बुनियादी आइनी हक है कि उनकी मामलात ज़िंदगी जो है उसको चलाने के लिए एक मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत हो, वो उससे उनको डिनाई किया जा रहा है, बुनियादी हक उनसे छीना जा रहा है। इस वक्त दोनों, इस पंजाब में भी, बट वहाँ पे तो खैबर पख्तूनख्वा में तो 100% इस वक्त आप कह सकते हैं कि एक गैर आइनी, गैर कानूनी निगरान हुकूमत है जिसका आइन के अंदर कोई जवाब ही नहीं बनता। 90 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं और अभी तक गवर्नर साहब ने तारीख ही नहीं दी है। चलिए अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। असद उमर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो असद उमर साहब तो चूंकि हमारे साथ मौजूद होंगे, मैं चाहूंगी कि आमिर साहब उनके सामने ये नुकता भी रखें कि पंजाब में जितनी जोर से आवाजें आती हैं तहरीक इंसाफ के वज़रा की तरफ से, तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से कि इलेक्शन होने चाहिए, KP में भी ये आवाजें, अदलिया तो अपनी जगह मुकद्दम है, मगर इन लोगों की तरफ से उतनी जोर से आवाज सुनने में क्यों नहीं मिलती। छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद कहेंगे। असद उमर साहब हमारे साथ ही मौजूद है। मैं चाहूंगी आमिर साहब उस नुक्ते से जरा आगे बढ़ते हैं जो मैंने असद उमर साहब के लिए जोड़ा था। वैसे थोड़ा सा उन्होंने जवाब दे दिया कि अदालत जो है मैंने अदलिया का मामला मुकद्दम अपनी जगह। नहीं, बिल्कुल पहले आप असद इनका जवाब दे दें कि वहाँ पे इंतखाबी मुहिम फॉर दैट मैटर KP में क्या पंजाब में भी नहीं नज़र आ रही। अगर मतलब 14 मई को होने हैं तो ये 20 दिन रह गए हैं, किसी जगह ना KP में ना पंजाब में इंतखाबी मुहिम बिल्कुल ही नज़र आ रही है, इलेक्शन का माहौल ही नहीं है।
नहीं, 297 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर कल जो है वो मुहिम के आगाज़ का इवेंट हुआ। इमरान खान साहब की जो स्पीच थी उसकी स्क्रीनिंग कराएगी तमाम हलकों के अंदर, और टिकट तो आज फाइनल हुए। तो उस वक्त तो ज़रा से वो झिझक भी रहे थे जो टिकट होल्डर्स हैं कि पता नहीं रिव्यू के बाद टिकट बचेगा भी कि नहीं बचेगा। तो अब जो है वो टिकट इशू हो गए, तो उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है आपको गर्मा गर्मी नज़र आएगी, लेकिन वो उतनी गर्मा गर्मी शायद ना नज़र आए जितनी एक आम इलेक्शन में नज़र आ रही है, क्योंकि सारे मुखालफीन तो दौड़ गए, फील्ड के अंदर कोई है ही कोई नहीं, अकेले तरीके इंसाफ वाले उतरे में, तो उतना माहौल आपको शायद नहीं नजर आएगा जितना एक आम जनरल इलेक्शन के अंदर नजर आता है। जो आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करी, मैं उसका खैबर पख्तूनख्वा का कर दूं सर। ये माजरत के साथ हमारा मुल्क जो है तो वफाकी एक मुल्क है, उसकी इकाइयां हैं, लेकिन सब इकाइयों को बराबर जो है वो मीडिया से अटेंशन नहीं मिलती है। तो लाहौर की खबर जो है वो बड़ी आसानी से लगती है, पेशावर की खबर बड़ी कम लगती है। तो बेचारे सवाल वो भी उठा रहे हैं, वो भी कोर्ट के अंदर गए हुए हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसका उस तरीके से मीडिया के ऊपर कवरेज नहीं मिलता जिस तरीके से पंजाब की असेंबली के लिए कवरेज मिलता है। तो बलोचिस्तान वाले यही सही रोते हैं कि जब बम धमाका होता है तो उनका जिक्र होता है, उसके अलावा उनका बिल्कुल भी उनके साथ जिक्र ही नहीं किया जाता। टिकटों की आपने बात की, अभी टिकटों के ऊपर आपके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, कुछ टिकटें वापस हुई, कुछ का पता चला जी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मगर इस दफ़ा क्या पैमाना है, क्योंकि ये बड़ी बहस रही पिछली दफ़ा, ये एक बहाना था आपके पास कि जनाब हमने ज़मीनी हक़ाइक़ देखते हुए इलेक्टेबल्स को लेना था। तो इस दफ़ा क्या पैमाना है, इलेक्टेबल्स देखे जा रहे हैं, पार्टी देखी जा रही है, कितना सिस्टम फॉलो किया जा रहा है, कितनी एक्सेप्शंस की जा रही हैं? अच्छा, एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं टिकट खुद दूंगा, और उन्होंने वाकई में खुद ज़ाती तौर पे एक एक हलके के अंदर उन्होंने इन्वॉल्व होके अपनी रिसर्च करके जो है ना वो फैसले किए। तो एक तो जो उन्होंने वादा किया था उन्होंने वादा पूरा किया है। मैं 2013 में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में था, 2018 में भी पार्लियामेंट्री बोर्ड में था। जितना कंट्रोवर्सी या जितना जो है वो लोगों की तनकीद बार आई है, इस दफ़ा वो पिछली दफ़ा की निस्बत बहुत कम है। हर फैसला जो है वो लोगों हर शख्स को कबूल भी नहीं होता, और ये भी नहीं कह सकते कि हर फैसला बेहतरीन होता है, गलतियां भी हो जाती हैं, इंसान कर रहे हैं फैसले उसके अंदर गलती भी हो जाती है। क्या क्राइटेरिया था? क्राइटेरिया जी दो तीन मुख्तलिफ चीज़ें थी। एक तो अमूमी शोहरत क्या है कि इंसान की, क्या वो अच्छा इंसान समझा जाता है, क्यों उसके बारे में, क्योंकि हम हुकूमतें भी करके आए हुए हैं, असम्बलियों के अंदर भी थे, तो वो करप्शन वाला के इल्ज़ाम तो नहीं थे बंदे के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक तो वो पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि उसके हलके के अंदर सियासी वज़न कितना है, उसका राब्ता कितना है, क्या वो अपना कोई वोट बैंक रखता है या नहीं रखता। और तीसरी चीज़ जो है उसकी पार्टी के लिए क्या खदमात है, कब से पार्टी के साथ है, कितना एक्टिव मेंबर है। ख़ास तौर पे पिछले एक साल के अंदर जो हम एक तहरीक के मोड के अंदर रहे हैं, पिछले एक साल से रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उसके अंदर कितना किरदार अदा किया, कितनी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता रहा। अगर असेंबली में था तो असेंबली में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, अगर हुकूमत में रहा तो उसकी शोहरत कैसी थी। ये तमाम मुख्तलिफ पहलू को देख के उसकी बुनियाद के ऊपर फैसले। मेरे ख्याल तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो आपको देखना चाहिए था, आई एम श्योर देखा गया होगा, कि वो आपकी जो दोनों हुकूमतें जिस वजह से गई कि जिन लोगों को लाए थे यहाँ भी लोटे बन गए, वहाँ भी लोटे पंजाब में भी बन गए। तो ये फैक्टर कितना के सामने रहा है। इलेक्टेबल्स को जब लाया जाता है तो फिर ये चीज़ कई दफ़ा इग्नोर हो जाती है, उनकी लॉयल्टी फैक्टर टू द पार्टी, इंटेग्रिटी ये ऑफ दोज पीपल। मैंने आपसे जो कहा ना कि ख़ास तौर पे पिछले 12 महीने में रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से कितना एक्टिवली रहा, उसके अंदर वो वाला पहलू कवर हो जाता है कि जब मुश्किल वक्त आया पार्टी के लिए तो उस वक्त क्या वो खड़ा रहा, क्या वो एक्टिवली रहा, सामने नजर आया, या कहीं ज़ेरे ज़मीन चला गया और उसके बाद जो है वो नज़र ही कहीं नहीं आया। तो वो वाला पहलू जो है ना उसके अंदर कवर हो जाता है कि लॉयल्टी और एक मुश्किल वक्त के अंदर, एक एडवर्सिटी के अंदर जो है क्या वो पार्टी के साथ खड़ा रहा, क्या उसका कोई नज़रिया था, वो किसी नज़रियाती बुनियाद पर पार्टी के साथ खड़ा हुआ था, कोई लॉयल्टी है, कमिटमेंट है या नहीं है, या सिर्फ वो देखता है कि हवा किस तरफ चल रही है। या जिस तरह अक्सर पाकिस्तान की सियासत के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत के अंदर, बट उमूमी तौर पे पाकिस्तान की सियासत के अंदर माजी के अंदर देखा गया कि अच्छा ज़रा देखो कि इस दफ़ा जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट किस तरफ जो है झुकाव रखती है, तो उस तरफ जो है वो लाइन लेके लोग उधर पहुँच गए। मैं टॉपिक थोड़ा सा बदलते हुए कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं फॉरेन मिनिस्टर, वो 4 और 5 मई को गोवा जा रहे हैं। अब आपका क्या कहना है कि उनका वहाँ जाना इस वक्त मुनासिब है इंडिया में SCO की मीटिंग में?
देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो है वो हिंदुस्तान के साथ हमारे जो मामलात हैं, जिसका ज़ाहिर है सबसे बड़ा इशू जो है कश्मीर है, उसको नज़रअंदाज किया है। लेकिन अभी भी जो वहाँ पर जा रहे हैं, तो जो पैमाना होगा, जिसकी पैमाने की बुनियाद के ऊपर आप फैसला करेंगे कि या ये जो दौरा किया, क्या वो दौरा जो है वो कामयाब था या नहीं था, या वो दौरा जो है उससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्व हुआ या नहीं हुआ, वो यही होगा कि वहां पे खड़े होकर भारत की सरजमीन के ऊपर वो पोजीशन क्या लेते हैं। क्या वो वहां पे सिर्फ वो बातें करते हैं जो वहां के लोग सुनने के लिए, या वहां के लोग भी नहीं बल्कि वहां की हुकूमत सुनने के लिए, वहां की एस्टैब्लिशमेंट सुनना चाहती है, जो उनके ख्याल में आलमी ताकतें सुनना चाहती हैं, क्या सिर्फ वही बातें करके आ जाएंगे? अगर वो ऐसी बातें करके आएंगे तो जाहिर है शदीद तरीन तनकीद होगी, पाकिस्तान का नुक्ता नजर कमजोर होगा और पाकिस्तान की खित्ते के अंदर जो स्टैंडिंग है उसको वो कमजोर करके आएंगे। वहां पर अगर खड़े होते हैं, वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को बोलते हैं कि मैं इनसे मुलाकात करना चाहता हूं, उनकी मीटिंग के लिए दरखास्त करते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, वो जो भारत में मुसलमानों के ऊपर जो मसाइब ढाए जा रहे हैं, जो उनके साथ किया जा रहा है, जो कश्मीर में किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, जरूर साथ ये भी बात करें कि हम हमसाया होते हुए बेहतर एक रिलेशनशिप भी चाहते हैं, एक रिश्ता भी चाहते हैं, लेकिन उस रिश्ते के कुछ बुनियादी असूल हैं और उन बुनियादी असूलों की अगर वो बात नहीं करेंगे, अगर वो कश्मीरियों की, भारतीय के मुसलमानों की और पाकिस्तान के नुक्ता नजर की खोलकर वहां पर बात नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान के नुक्ता नजर को असद वहां कश्मीर में उनका सिर्फ जाना ही जो है, मैं कश्मीर को फॉलो करता रहता हूं, तो वहां पे उनका सिर्फ जाने को ही जो है इस तरह देखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि G20 की मीटिंग उन्होंने श्रीनगर में रखी भी है। वो इसकी तशरीह इस तरीके से कर रहे हैं कि ये इसलिए वहाँ रखा गया है कि ये मैसेज दुनिया को देना कि वहाँ पे बिल्कुल मामला जो है तय पा चुके हैं, कश्मीरियों ने समझौता कर लिया है, पहली बात। दूसरा, यहाँ भी मल्टीलैटरल जो सार्क की हमारी अपनी रीजनल है, वो काफ़ी सालों से जो है उसको वो उसका बाइकआउट उन्होंने किया हुआ है। तीसरा ये है कि उन्होंने मज़ीद हमारे साथ क्रिकेट तक नहीं खेलते, और स्नब ये किया है कि उन्होंने कहा जनाब इसमें जयशंकर साहब ने इनकार कर दिया है कि वो आप कह रहे हैं कि जो उनके साथ हुर्रियत के साथ मीटिंग है क्या, हाँ। तो वो तो उन्होंने बाकायदा मतलब बायलैटरल मीटिंग ज़रूरी नहीं थी, मगर ये अनाउंसमेंट करके कि जयशंकर साहब उनसे मिलना नहीं चाहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, पिछले 12 महीने वो जो कश्मीर वाले भी बोल रहे हैं ना कि वहां जाने से ऐसे लगेगा कि आपने पसे पुष्ट रख दिया, वो तो पसे पुष्ट रख दी है, वो तो सामने नजर आ रहा है ना इस वक्त। और यही मैं कह रहा था कि ये हम जो है वो चाहते हैं पूरे खित्ते के अंदर अमन हो, और हम चाहते हैं कि तमाम हमारे जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे पुरअमन ताल्लुकात हो, लेकिन उस पुरअमन ताल्लुकात की कुछ बुनियाद होती हैं। क्रिकेट वो आपके पास खेलने को तैयार नहीं है, वो आपके क्रिकेटर्स को उन्होंने बैन किया हुआ है IPL के अंदर, और एक लंबी फहरिस्त है कि भारत पाकिस्तान के साथ करता क्या चला जा रहा है। और आप जो है आप ऐसे वहां पे कि क्योंकि ये जो है कुछ आलमी जो मार्केट्स हैं उसके अंदर बड़ा अच्छा देखा जाएगा कि देखो जी पाकिस्तान कितना अच्छा बच्चा बन गया और सर जगह झुका के भारत के सामने खड़ा हुआ है, तो आपके ख्याल में जो है जो आपको जो सपोर्ट मौजूद है, क्योंकि अवाम में तो आपकी जड़ें कोई नहीं है, अवाम में तो सपोर्ट कोई नहीं है, वोट आपके पास है कोई नहीं, इसलिए आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो वो जो है मुझे आलमी ताकतें जो है ना मुझे बचा लेंगी आके, तो उनको खुश करने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो जाहिर है पाकिस्तान ने तनकीद ही करनी है, पाकिस्तान ने यही करना है कि पाकिस्तान को कमजोर कर रही है करके। नहीं, ऑफ कोर्स अमन जिस तरह फरमा रहे हैं, अमन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बड़ा ज़रूरी है, तमाम हमसाया मुल्कों के साथ ज़रूरी है, पर उसके लिए जो CBMs होते हैं वो म्यूचुअल होने चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। हमें वहाँ से एक तो म्यूचुअल कोई नहीं आया, दूसरा ये जो आड़ ली जा रही है कि जी मल्टी लैटरल, और क्योंकि शंघाई कॉन्फ्रेंस है उसमें जा रहे हैं, कोई बायलैटरल नहीं है, तो सार्क भी एक मल्टी लैटरल वो है, वो तो बिल्कुल इसी खित्ते की है, साउथ एशिया की है, तो उसका जो बाइकआउट, क्योंकि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान में हो रहा है तो इतने सालों से वो एक किस्म की डिसफंक्शनल हो चुकी हुई है, वहाँ तो है नहीं, ये वन साइडेड है। सर वर्ल्ड कप क्रिकेट जो है वो भी इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म होता है, एशिया कप क्रिकेट भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म होता है। किस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इंडिया पाकिस्तान आने के लिए तैयार है, वही ना बामी होना चाहिए। अच्छा जी, हम जो बायलैटरल है उसके अंदर तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मीटिंग होती है या पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें भारत भी आ जाता है और पाकिस्तान वहां पर चला जाता है। कोई तो एक कोई इज्जत एहतराम का कोई रिश्ता होता है ना
लेकिन ये आप जरा सी इनकी जहनियत समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि आप अगर अवाम की ताकत के ऊपर नहीं आए हुए, आपकी अवाम के अंदर जड़ें नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपके तमाम तर दारोमदार जो है वो जो आपसे ज्यादा ताकतवर है या जिसको आप ज्यादा ताकतवर समझते हैं उसकी ताबेदारी में है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर कुव्वतें हों या वो पाकिस्तान के बाहर कुव्वतें हों, तो उनकी ताबेदारी का ये जो सोच है उसकी अक्कासी है, ये उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छा, लास्टली आज इमरान खान साहब का ये बयान आया कि जनाब हमें सिलेक्टेड कहा जाता था, अभी तो ये खुद सिलेक्टेड हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट भी इनके साथ है, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, मैं चैलेंज देता हूँ। तो आपने ये ज्यूम कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट इसके आगे कोई ये ताला खुलने वाला नहीं है और टोटली उनके साथ है। हालांकि वो ISPR का तो बयान अभी आया है, दोबारा उन्होंने इस बात की कहने की कोशिश की है कि जनाब हम पॉलिटिकल हैं। सर आप ऐसा करें ना आमिर, आप वेल कनेक्टेड सहाफ़ी हैं, तहरीक इंसाफ के MPAs MNAs कुछ कई सौ है ना पंजाब KP के, ज़रा उनको ज़रा फ़ोन करने शुरू कर दें, उनसे पूछें कि आपके पास क्या पैगामात आ रहे हैं, आपको कौन बुला रहा है, क्या कहा जा रहा है, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसका कोई ये तो आप खबर दे रहे हैं कि आपके जो कैंडिडेट्स हैं और MPA के लिए उन तमाम को कांटेक्ट किया जा रहा है और वो तब्दीली जारी है। ये तो बड़ा संगीन किस्म का इल्ज़ार है। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर, आपको हमें टाइम देने का आज, और बार बार जहमत भी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आमिर साहब, अभी हमारे पास ब्रेक में 1-2 मिनट बाकी हैं, मगर मेरा एक सवाल है, वो सवाल आपसे है क्योंकि टिकटों के हवाले से आपने असद उमर साहब से बात की थी। आमिर साहब, ये बात तो तय है कि 100% वो लोग नहीं होंगे इसमें शामिल जो कि PTI से एसोसिएट रहे या हैं, इसमें जाहिर सी बात है दूसरे लोग भी आए होंगे। वो अब देखना ये होगा कि आपका क्या तज्जिया, वो आज़ाद लोगों को ये लोग लेकर आए होंगे या फिर लोटा क्रेसी चली होगी, दूसरी जमातों से टूटने वाले भी तो लोटे कहलाएंगे। बात ये है कि असद उमर साहब ये भी क्लेम कर रहे थे कि हमने देखा है 1 साल में हमारे साथ कौन खड़ा रहा कौन नहीं रहा, इंटेग्रिटी भी देख रहे हैं, शोहरत भी देख रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मगर हमेशा जो ग्रुप ताकतवर ऐसे मौके पे होता है वो इलेक्टेबिलिटी देखी जाती है कि जनाब ये बंदा इलेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें एक बड़ी गुंजाइश निकल आती है। अगर उसके 1 साल के अंदर कोई काविश नहीं है तो ये वाला फैक्टर आ जाता है। और ये जो इलेक्टेबल्स होते हैं फिर जब इनको आप लाया जाता है, इनकी लॉयल्टी की कोई कसम नहीं खाई जा सकती। हाँ, दूसरे क्राइटेरियन ये ज़रूर कराएंगे। मेरी इतला ये है कि ये फैक्टर बहुत बड़ा है, ये ज़रूर देखा जा रहा है कि जीतेंगे तो हुकूमत बनेगी ना, अगर जीतेंगे नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तो इलेक्टेबल का किस आदमी की किस जगह पे क्या जोर है, तो वो ये देखें ना, अभी ये 21 टिकटें तब्दील की गई हैं। हाँ। जो पहले, इससे आप शक पड़ सकता है कि पहले जो इलेक्ट किए गए थे वो डाउटेड रहे हैं या उनके मतलब ये था कि यार ये इलेक्ट नहीं हो सकते, बड़े शरीफ मोहल्ले में बड़े इनकी इज्जत है, इनको वोट नहीं देंगे, उनको इज्जतदार लोगों को वोट नहीं। लोग पाकिस्तान का ये एक कायक है, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है या बुरी हकीकत है कि लोग गुंडे को वोट देना चाहते हैं। गुंडे से मुराद मेरी ये है कि उस ताकतवर आदमी को जो उनको थाना कचहरी से बचा सके, जिसके पास वो कहते हैं जी ये हमारी मुश्किल में काम आया था। हाँ। क्योंकि हमारा सारा सिस्टम ही उस पेट्रनेज पे डिपेंड करता है कि पहले मुकदमा तो बना दिए जाते हैं, फिर जो छुड़वाता है मुकदमों से वो कहते हैं जी ये हमारा मसीहा है। हाँ। और उनको इस तरह के ही मसीहे चाहिए होते हैं। तो शरीफ आदमी, ये मुझे लगता है कि जो शरीफ आदमी मोहल्ले में रखा जाता है, मगर शरीफ आदमी आपके मसाइल का हल नहीं निकाल पड़ता है कि ये जो 21 तब्दील किए गए हैं ना, ये सिर्फ अपनी शराफत की वजह से नहीं ये हार जीत का भी इसमें अमल दखल होगा। एक और भी मामला है आमिर साहब, 14 मई के ऊपर आपने पूछा असद उमर साहब से कि वो गहमा गहमी नहीं नजर आ रही इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। एक और भी तो मसला है ना, कोई पॉलिसी भी तो नहीं नजर आ रही। इन लोगों को पता है ये लोग जीत जाएंगे, मगर अभी तक ये कोई पॉलिसी नहीं दे सके कि वोटर इनकी तरफ मुतवज्जे हो कि पंजाब में जीतने के बाद ये लोग क्या करेंगे। जी, अभी तक तो इस तरह के इंडिकेटर्स आए हैं और जिस तरीके से PDM डरी हुई है, ये क्लियरली नज़र आता है कि ये समझते हैं कि ये जीत जाएंगे। पर ये बड़ा चैलेंजिंग काम है, ये बिल्कुल इसको फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना चाहिए। जिस तरह असद ने भी फरमाया कि अभी भी हमारे
MPAs को राब्ता किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। उन्होंने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया कि इस्टेब्लिशमेंट अभी उस तरीके से न्यूट्रल नहीं है, और इमरान खान ने तो आज डायरेक्टली कहा है कि जी आपके साथ है इस्टेब्लिशमेंट, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टक्कर जाएंगे। हाँ, तो ये बड़ी डेयरिंग बात भी है। तो फिर ये अब ये देखना है कि ये अगेंस्ट ऑल ऑड्स किस तरीके से, वैसे इन्होंने ज़रूर ये है कि बाई इलेक्शन जो है अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जबकि के टेकर ये नाम नहाद नहीं भी थी, उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, हमजा साहब की गवर्नमेंट थी, तो उसके बावजूद वो बाई इलेक्शन जीते। और मेरा ये अपना मानना है कि कोई भी एक लिमिट होती है इस्टेब्लिशमेंट की भी ताकत की, वो 17-20 का फ़र्क डाल सकते हैं, 11-20 का नहीं डाल सकते। और इनकी कैंपेन जो है इनकी तो काफ़ी महीनों से जारी है। जो कैंपेन का नुकसान है वो उनकी नहीं है जो कि तैयार ही नहीं थे, जो समझ रहे थे अक्टूबर में भी नहीं होगा और इलेक्शन हो जाते हैं। और ये कल अगर सख्त इनके खिलाफ फैसला आ जाता है प्राइम मिनिस्टर के पैसे ना देने पे या वो सहूलियत ना फराहम करने पे, तो इनकी कैंपेन तो इमरान खान की तो जब से ये जिस दिन से निकले हैं ये कैंपेन ही चल रही है। सही है, ठीक है। अभी ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से वापस आके पॉलिटिकल डिबेट तो यहीं से आगे बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं उसके ऊपर भी बड़ी तफसील से बात करने की ज़रूरत है कि किन किन खतरात से हमें अभी मजीद नबरदाश्त होना होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आखिरी 4 मिनट है, एक सवाल है उसके बाद मौसमियाती तब्दीली पे। आमिर साहब मुझे ये बताइए, पंजाब की सारी जंग है, वो लोग पंजाब का इलेक्शन इसलिए नहीं होने देना चाहते कि जी ये लोग इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होंगे, फिर ये लोग पंजाब इसलिए चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़ी गवर्नमेंट पंजाब के अंदर बनेगी। किसी ने कभी भी रैशनलाइज क्यों नहीं किया पंजाब को ताकि इसका वोट बैंक तकसीम हो सके? नहीं, ये तो जो पंजाब के अंदर तो कोई मुझे आज तक आवाज़ नहीं मिली जो कहता हो कि पंजाब के 2-3 टोटे नहीं होने चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज असम्बलियों में ये डिक्लेयर कर जाती हैं, जो ही हुकूमत में आती है, जो भी पंजाब का चीफ मिनिस्टर होता है वो अपनी टर्फ को नहीं छोड़ना चाहता। तमाम पार्टीज़ ये कर चुकी हुई हैं, PTI भी कर चुकी हुई है, नून लीग भी करती है, मगर उससे ज़्यादा मुखालफत जो उसकी है, मज़े की बात है, वो लोग जो पंजाब को ताना तो देते रहते हैं कि पंजाबी एक मोनोपोली है, मगर सबसे ज़्यादा मुखालफत उसकी वो सिंध के नेशनलिस्ट करते हैं, बलोच नेशनलिस्ट करते हैं, पख्तून नेशनलिस्ट करते हैं। वो मेरी खुद कई दफ़ा बड़े लीडरान से नेशनलिस्टों के पख्तून और बलोच थे, उन्होंने कहा यार पहले ही जो है आप एक पंजाब के ज़रिए हमें खा जाते हैं, तो जब 3 टोटे हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सेनेट के अंदर आपकी वहाँ एक सेनेट के अंदर सारे सूबों की बराबर की सीट है, वहाँ पे जाके एक जो है उनको बराबर का एक पावर में शेयरिंग मिलती है। वो कहते हैं कि पहले एक सूबे के हवाले से सेनेट में है, वहाँ 3 सूबे आके हमारा वहाँ भी नहीं रहेगा। तो मेरा जो फार्मूला बनेगा उसके अंदर ये चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा कि पंजाब के बहरहाल जो है यहाँ सराइकी इलाका अलहदा है, सेंट्रल पंजाब है, ये बहस रहती है कि वो पंजाब है या नहीं रहता, मगर उनका सराइकी स्पीकिंग का एक अपना उसके ऊपर स्टांस है और वो बिल्कुल स्टांस ठीक है। और नॉर्थ में सेंट्रल और साउथ का पंजाब के बिल्कुल टोटे हो जाने चाहिए, इसमें मेरी क्या बेताशा लोगों की वो है। मगर प्रॉब्लम जो फिर अगेन अपोजिशन जो आती है, जो नहीं हो पाता, वो एक तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो भी होता है उसकी, और दूसरा जो है बाकी हमारे दूसरे नेशनलिस्ट भाई जिनकी सारी सियासत ही पंजाब एंटी पंजाब बेसिस पे है। सही है, ठीक है। अब आते हैं मौसमियाती तब्दीलियों पे। आमिर साहब, हमारी पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो गई है, किसान हमारा बदहाल हो गया है, बुरे हालात हैं, न जाने और क्या कुछ है जो इस मुल्क को देखने में आएगा। अभी ये आइंदा आने वाले जो दिनों की जो फोरकास्ट आ रही है ये बड़ी खौफनाक है। हम पिछले साल की बारिशों से अभी भी वो लोग भूल गए हैं, मगर वो अभी तक वो मसाइल हल नहीं हुए। सिंध और बलूचिस्तान के बेताशा एरियाज़ में अभी भी लोगों के बहुत बदहाली है, अभी भी उनकी जो है वो जो थी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाई है, अभी तक मसाइल चल रहे हैं। और अभी ये रिसेंटली स्वात के अंदर लोगों ने गौर नहीं किया, बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं, पुलों के ऊपर से पानी गुजर गया, बहरीन में भी पानी चले गया। अब जो बारिशें अभी ये जो बारिशों का नई फोरकास्ट आ रही है तो इसमें जो है सैलाबी बलाई इलाकों में सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग के होने जा रही है। 2 हफ्ते मजीद बारिश और ज़ालाबारी, पहाड़ों में तुगयानी का खतरा, नदी नालों में तेज हवाएं और पता नहीं बड़ी वो जो है सबसे खतरनाक जो फसलें भी बच गई हैं वो भी तबाह हो जाएंगी। असल बात यह है कि हमारा तमाम ज़राती निज़ाम जो है वो मौसमों पे और इन बारिशों पे और धूप के ऊपर है, वो पहले ही डिस्टर्ब हो गया। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जो सबसे ज़्यादा
जहाँ पे ये मौसमी तब्दीली की नुकसानात हो रहे हैं। तो ये हमें सिर्फ उम्मीद है कि ये बाद में ना कहें ये पहले ही फोरकास्ट आ चुकी हुई है, तो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वाले और ये हुकूमतें अपनी लड़ाई वड़ाई जो है बाद में कर लें, सियासी जो भी करना है इसके मतलब इकदाम कर लें। ये एक दोबारा एक बड़े खौफनाक किस्म की फोरकास्ट आ रही हैं। ये छोटी बारिशें नहीं है, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ऊपर से तुर्खम से लेके कराची तक ये खबरें आ रही हैं और ये इसके लिए हमें तैयारी पकड़ी आनी चाहिए। चंद सेकंड्स है, एक शार्प जवाब, आपको लगता है कि मुल्क में ज़रिए इमरजेंसी लगनी चाहिए? ज़रिए इमरजेंसी भी लगनी चाहिए जब नगली हुकूमत आए, एक एनर्जी की इमरजेंसी भी लगनी चाहिए, एक कर्ज़ों की इमरजेंसी भी लगनी चाहिए, इकनॉमिक इमरजेंसी। ये पाकिस्तान के सारे ही हालात जो हैं वही उसको आम आदमी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसे कहा जाता है वो जुडिशरी में भी चाहिए, एनर्जी में भी चाहिए, इकॉनमी में भी चाहिए, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए। यही तो बड़े मसाइल हैं। पर यहाँ पर इसीलिए ज़रूरत है कि एक बड़ी ताकतवर हुकूमत आए जिसके पास ये मैंडेट हो, उसके बाद बहाना ना हो कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।